हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। और ये जो 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम थे ये 1955 को संशोधित किया। ठीक है, 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था उसको संशोधित करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया। इसमें देखिए क्या है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 3 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ से आए हुए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है, कौन कौन से हैं ये देखिए, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, धर्म जैन हैं और पारसी ईसाई। ठीक है, ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यक है। अगर वो 31 दिसंबर 2014 तक या उसके पहले इंडिया में आ जाते हैं तो उनको जो हम इलीगल माइग्रेंट्स नहीं मानेंगे, इलीगल माइग्रेंट नहीं मानेंगे, उनको हम जो है इंडिया की सिटीजनशिप देंगे। बट यहाँ पे जो है एक एक्सेप्शन ये है कि जो मुस्लिम अगर माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं तो उनको हम जो है ये नहीं देंगे। इसमें बहुत सारे और क्लॉजेज हैं कि मतलब कहाँ कहाँ के लिए, जैसे आसाम, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा है ना, ये 6 शेड्यूल में है, तो इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको हम जो है अभी इसमें इतना ही है, तो कभी जो डिटेल में आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है पाइका रिबिलियन, ठीक है ना, पाइका रिबिलियन, इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए पाइका, इसमें जो है ना, देखिए इश्यूज तो अभी और सारे, जैसे डिस्कस हम इसको बहुत सारे डायमेंशंस में कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया में ही जो कुछ लोग हैं आपके श्रीलंका में, ठीक है ना, श्रीलंका में जो तमिलियंस हैं जो इंडिया से माइग्रेट हुए हैं, वो इंडिया में अगर जाएं वो भी तो माइनॉरिटीज़ हुए, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है, तो ये सब चीज़ें हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं पाइका रिबिलियन क्या है। तो देखिए 8 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने पर पाइका विद्रोह से जुड़े स्मारक की आधारशिला रखी। 200 वर्ष पूरे हुए हैं 8 दिसंबर 2019 में, और जो है एक आधारशिला रखी गई इसके लिए। और इसमें जो है बरुनेई की पहाड़ियों की तलहटी में यह परियोजना 10 एकड़ जमीन पर तैयार होगी। ठीक है, कहाँ पे? बरुनेई की पहाड़ियाँ हैं, उसकी तलहटी में 10 एकड़ जमीन पे ये जो है पूरी आधारशिला रखी जाएगी। पाइका विद्रोह क्या था? तो देखिए जगबंधु विद्याधर, इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है पाइका विद्रोह में। ठीक है, या बख्शी जगबंधु, ये जो है चीफ ऑफ आर्मी थे उस टाइम। ठीक है, किसके अंडर? एक राजा थे वहाँ पे, राजगुरु देवन। ठीक है, ये जो है उन्हीं के अंडर जो है काम करते थे ये लोग, मतलब आर्मी चीफ थे। तो देखिए इसमें क्या है कि पाइका जो विद्रोह है 1817 में, 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जनजाति के लोग, उड़ीसा में पाइका जनजाति के जो लोग थे उन्हीं के द्वारा विद्रोह किया गया था। और एक्चुअली ये विद्रोह इतना ज़्यादा जो है विस्फोटक हो चुका था कि ये सशस्त्र जो है विद्रोह हो चुका था, यानी कि अस्त्र शस्त्र लेके विद्रोह चल रहा था। तो इस विद्रोह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है बहुत सारे कारण थे। तो ये पूरा था पाइका। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना 8 दिसंबर 2019 को 200 वर्ष पूरे हुए पाइका विद्रोह के, और ये जो है बरुनेई पहाड़ियों में 10 एकड़ जमीन पर तैयार किया जाएगा। ये उड़ीसा से संबंधित है पाइका विद्रोह, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगर भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो दिसंबर 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट 2019, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 19 जारी किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं तो एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है ना, ये हर 2 साल पे 1987 से, स्टार्टिंग से अगर हम समझें तो 1987 से जो है जारी किया जा रहा है, और हर 2 साल पे जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है ना, और 2019 का जो है ये एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये 16th रिपोर्ट है। ठीक है, 16वीं रिपोर्ट है 2019 वाली। ठीक है ना, इसमें जो है वन संसाधन, वन एवं वन संसाधन के आकलन किए गए हैं। ठीक है, भारतीय सुदूरवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़े। ठीक है, अब याद रखिएगा कि कौन सा है, सैटेलाइट का यूज किया गया है, उपग्रह का यूज किया गया, रिसोर्स सेट 2। ठीक है, रिसोर्स सेट 2 के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। पूछ लेगा कि रिसोर्स सेट कौन सा रिसोर्स सेट था, या कौन सा कोई और कार्टो सेट पूछ लेंगे, तो आपको रिसोर्स सेट 2 जो है उसमें जो है आपको बताना है कि यही जो है उपग्रह है, उससे जो है हमें आंकड़े मिले थे। ठीक है ना, इसमें जो है पूरे देश में लगभग 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त हमने आंकड़े प्राप्त किए हैं, उसी का उपयोग किया गया है। और रिपोर्ट में वन के प्रकार, जैव विविधता, ये जो है एक नया अध्याय जोड़ा गया है। अब ये पूछ लेगा कि नया अध्याय कौन सा है, तो फॉरेस्ट टाइप और बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी, एक नया चैप्टर जोड़ा गया है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि जो है ये जो प्रजातियां, उसमें 16 जो है मुख्य जो है आपका ग्रुप्स में इसको डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे चैंपियंस एंड स्टेट क्लासिफिकेशन के आधार पर। कौन सा? तो ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा, चैंपियंस एंड स्टेट क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा
अब देखिए, भारत में वनस्पति का सबसे लोकप्रिय और मान्य वर्गीकरण 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने किया था, ठीक है, इसलिए हमने कहा चैंपियंस एंड सेज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे लोकप्रिय और सबसे जो रिकग्नाइज लोग करते हैं, जो क्लासिफिकेशन है वो 1936 में था, और वो किया था हैरी और जॉर्ज ने, हैरी और जॉर्ज चैंपियन ने, हैरी जॉर्ज चैंपियन उनका नाम था। देखिए, ये सब जो डाटा है ना, वो कभी एग्जाम में पूछ सकता है, और पूछा हुआ भी है, तो इसको सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है ना कि देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल जो क्षेत्रफल है वो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, जो हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है, ठीक है, 24.56% है, ठीक है। अगर हम सिर्फ वनावरण की बात करें तो ये होगा 21.67%, ठीक है, 21.67। टोटल कितना है? 24.56, ठीक है। टोटल जो आच्छादन है वो 24.56% है, लेकिन अगर वनावरण, सिर्फ वनावरण की बात करें तो 21.67 है, 21.67 है, ठीक है। इसके बाद अगर हम सिर्फ वृक्षावरण की बात करते हैं तो ये 2.89 है, ठीक है। 2 तो देखिए कैसा है, टोटल वनावरण और वृक्षावरण दोनों जोड़ देंगे 24.5 है। देखिए 5 और 6 जो आ रहा है ना, 5 के बाद 6। उसके बाद सिर्फ अगर हम वनावरण की बात करें तो 21.67, 6 के बाद 7, ठीक है। और जो हमारा सिर्फ वृक्षावरण की बात करें तो 2.89 है, 8-9, ठीक है, 2.89। तो ऐसे याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा ये बहुत अच्छा सीक्वेंस में मिल गया है आपको, ठीक है। अगर हम वृद्धि की बात करें, इंक्रीज कितना हुआ है, तो ये जो इंक्रीज है वो 3,976 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.56, बहुत ही कम इसमें आपका मिनिस्क्यूल, आप समझ सकते हैं, बहुत कम इंक्रीज हुआ है ये, ठीक है। और जो वृक्षों में हम देखेंगे, वृक्ष से आच्छादित क्षेत्रफल कितने बढ़े हैं, तो 1.29% बढ़े हैं, ठीक है ना। वृक्षावरण और वनावरण में देखा जाए तो ये 0.65 बढ़े हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सर्वाधिक वनावरण अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर। सबसे ज़्यादा वनावरण अरुणाचल प्रदेश और हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वनावरण वाले और हम अगर देखें तो ये आपका मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है ना। वनावरण प्रतिशत, ठीक है, वनावरण प्रतिशत, वहां पे क्षेत्रफल था, ठीक है, ये प्रतिशत है, तो ये मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है, ठीक है ना। तो एक और अगर वन क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें, कितनी वृद्धि हुई, तो आप मोटा मोटा लगेगा साउदर्न स्टेट में वृद्धि ज्यादा हुई है, तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में हुई, फिर आंध्र प्रदेश में हुई और फिर केरल में हुई। कहाँ पे? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है। तो अब ऐसे देख लीजिए एक बार कंसोलिडेटेड वे में कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले राज्य, वन क्षेत्रफल वाले, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले कौन से हैं? कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और केरल हो गया, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले हैं, तो वनावरण प्रतिशत वाले कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वन सिटी रिपोर्ट था, ठीक है। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, वर्ष में 2 बार ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें क्या है कि वन और वन संसाधनों को आंकलित करने के लिए रिपोर्ट में भारतीय सुदूरवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट का यूज किया गया है, ठीक है। 2200 से अधिक स्थानों से आंकड़े प्राप्त किए गए हैं, और ये देश के 5वें हिस्से को आग का खतरा, देश के वनावरण के 5वें हिस्से को आग से खतरा है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताया गया, देख लेते हैं। देखिए, दिसंबर 2019 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी एक अध्ययन के मुताबिक देश के लगभग 5वें हिस्से में जंगल की आग के लिए बहुत संवेदनशील है, ये है ना। और ये आपका उत्तर पूर्वी भारत है, मध्य भारत है, इसके वनों का हिस्सा सबसे ज्यादा संवेदनशील है, उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत, ठीक है। आग के लिए अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र लगभग 3.89% है। आग के लिए अति उच्च संवेदनशील क्षेत्रफल 6.01% है, और उच्च संवेदनशीलता वाला क्षेत्र लगभग 11.50% है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हमारा है भारत के ग्रीन कवर में बढ़ोतरी। तो बढ़ोतरी कितनी हुई है? 5,199 किलोमीटर हुई है, ठीक है। पिछले 2 सालों से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार हमें बढ़ोतरी मिली है। और इसमें हालांकि जो वर्तमान आंकड़ा है इसके अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लगभग 765 किलोमीटर में वन क्षेत्र कम हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहां पे वन क्षेत्र कम हुआ है। कितना कम हुआ ये मत ध्यान रखिए। परसेंटेज एक बार जान लीजिए कि 1% नहीं है, 0.50 से कम ही है, 0.45 है, ठीक है। असम और त्रिपुरा को छोड़कर शेष अन्य राज्यों में वन क्षेत्र में कमी आई है, तो असम और त्रिपुरा को छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 7 सिस्टर्स हैं, ये 2 को छोड़ के
सॉरी सॉरी। हाँ, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो स्टेट्स है वहां पे घटा है वन क्षेत्र, ठीक है, जैसे सेकेंडरीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है भारत में वनों में कार्बन स्टॉक में बढ़ोतरी। भारत के वनों में कार्बन स्टॉक में बढ़ोतरी। तो देखिए वर्तमान वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि 2017 की तुलना में इसमें लगभग 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो जो कार्बन स्टॉक है ना उसमें वृद्धि हुई है, और कितनी हुई है, 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अब ये देखिए जो हमारे वन है उसमें जो है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, SOC बोलते हैं इसको, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, हिंदी में बोलते हैं जैविक मृदा जैविक कार्बन, ठीक है, कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं। तो सब अगर एग्जाम में आ गया कि कार्बन स्टॉक में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है, तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की होती है, ठीक है ना। मृदा जैविक कार्बन भारत में अनुमानतः 4004 मिलियन टन की मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। भारत के वनों के कुल कार्बन स्टॉक में लगभग 56% का योगदान करते हैं। अब देखिए मैंग्रोव वनों की स्थिति देख ले तो मैंग्रोव जो है वनस्पति 2017 के आकलन के अकॉर्डिंग 54 वर्ग किलोमीटर, बहुत ही कम, मतलब 1.10% की वृद्धि हुई मैंग्रोव्स में, सॉरी, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति देखें तो ये जो है इसमें जो है ये जो पहाड़ी में कुल वनावरण क्षेत्र जो है 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है, और इन वन क्षेत्र इन जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30 है, ठीक है। तो पहाड़ी एरियाज में 144 पहाड़ी जिलों को हमने जोड़ा है, और इसमें 40.30% जो है कुल भौगोलिक एरिया का जो है किसमें है, ये जो है आपका वनों में है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो देखिए ये एरिया का उपयोग ऐसी भूमि के लिए किया जाता है जिन्हें सरकारी अधिनियम, घोषणा या किसी नियम के तहत वन के रूप में सूचित किया गया हो, ठीक है, उसे सरकारी दस्तावेज में वन के रूप में दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो एरिया है उसमें 330 वर्ग किलोमीटर की मामूली कमी आई है। तो अब एग्जाम में याद रखिएगा अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हुआ है, कमी आई है, ठीक है, इसमें कमी आई है। अब बांस क्षेत्र देखिए, बांस जो है ना वो ग्रासेस में इसको काउंट किया गया है, ठीक है। तो ये भी जो है न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले। तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बांस भूमि लगभग 1,60,037 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है, ठीक है। इसमें जो है थोड़ी सी वृद्धि हुई है, ठीक है, इसमें वृद्धि हुई है, 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति की बात करें तो इसमें जो है कुल जनजातीय क्षेत्रों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% जो है वन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 741 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो आपको बस मोटा मोटा याद रखना है कि ये जो हमारे जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे जो है कमी आई है वनों में, ठीक है। पूर्व की बात करें तो इसमें जो है क्या हुआ है, इसमें भी कमी आई है, ठीक है, इसमें भी कमी आई है। और उत्तर पूर्व में भौगोलिक क्षेत्र का कुल 65.05% जो है वन है, ठीक है। अब हमारा जो डाटा है उसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा टॉपिक था ये। देखिए वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार आंकड़े, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत अगर बात करें, प्रतिशत पूछते हैं कि सर्वाधिक प्रतिशत जो है वनावरण प्रतिशत किसका है, तो मिजोरम का सबसे पहला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत है 85.41%, फिर अरुणाचल प्रदेश है 70.63%, मेघालय आपका 76%। आपको ऐसे परसेंटेज मत याद रखिए, इधर ही का निकालिए, ठीक है। मिजोरम 85 है, अरुणाचल प्रदेश आपका 79 और मेघालय जो है आपका 76 है। तो आपको कैसे याद रखना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है। अब वन क्षेत्र वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, अभी हमने परसेंटेज देखा था, परसेंटेज में हमने क्या देखा था, हमने देखा था मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले देखेंगे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है इसमें, और यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है, और यहाँ पे भी जो है सेकंड नंबर पे है, चाहे वो परसेंटेज की बात करें और चाहे हम बात करें क्षेत्रफल की, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की बात करें। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य, तो कर्नाटक में साउदर्न स्टेट ने बताया था, कर्नाटक में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, फिर आंध्र प्रदेश में हुई है और फिर केरल में हुई है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है। ISFR 2019 से संबंधित कुछ तथ्य क्या है, तो देखिए देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल टोटल जो है 24.56 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कुल क्षेत्रफल, अब अगर हम इसकी बात करें
वनावरण की तो 21.67 और हम कुल वृक्षावरण की बात करें तो 2.89। याद रखिएगा। वृद्धि कितनी हुई है? 3976 किलोमीटर टोटल। अगर वृद्धि की बात टोटल हम देखें वनावरण वृक्षावरण सब, ठीक है। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? 1.29% है, ठीक है। इसमें वृद्धि की बात कर रहे हैं। वनावरण और वृक्षावरण में कुल वृद्धि टोटल जो हुई है वो 0.65% हुई है। तो ये देख लीजिएगा एक बार। और हम कहेंगे अब ऊर्जावान शहरों की सूची में हैदराबाद और बेंगलुरु शीर्ष पर हैं, ठीक है। ऊर्जावान शहरों की सूची में हैदराबाद और बेंगलुरु क्या है? शीर्ष पर हैं, ठीक है। तो देखिए दुनिया के सबसे डायनामिक यानी कि गतिशील शहरों की सूची जो है जारी की गई है। और ये सूची जो है ना ये जो आपका सिटी मोमेंटम इंडेक्स जो है बनाता है, सिटी मोमेंटम इंडेक्स है, इसके अकॉर्डिंग सबसे डायनामिक जो सबसे मतलब गतिशील जो है शहर हैं उनकी सूची बनती है। तो इसमें जो है हैदराबाद, बेंगलुरु, और देखिए पहले नंबर पे हैदराबाद, दूसरे नंबर पे बेंगलुरु, 5वें नंबर पे चेन्नई, 6वें नंबर पे पुणे और 12वें नंबर पे कोलकाता, 16वें नंबर पे मुंबई और 20वें स्थान पर पहले नंबर पे हैदराबाद है, दूसरे नंबर पे बेंगलुरु है, 5वें नंबर पे चेन्नई है, 6ठे नंबर पे दिल्ली है और पुणे जो है 12वें नंबर पे है, कोलकाता 16वें नंबर पे है और मुंबई 20वें नंबर पे है, ठीक है। तो ये जो है हमारा टॉप 20 जो है शहर हैं, ठीक है। देखिए JLL इंडिया ने जारी किया है, JLL इंडिया ने सूची जारी की है, 130 शहरों की सूची जारी की है। देखिए वैश्विक संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया, इन्होंने जारी की है सूची। इसमें सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की रियल एस्टेट गतिविधियों के लिहाज से हैदराबाद को दुनिया का सबसे ऊर्जावान शहर बनकर जो है उभरा है। दूसरे पायदान पर कौन रहा है? बेंगलुरु। हैदराबाद के बाद बेंगलुरु शहर। और दुनिया के कुल 130 देशों की सूची में जहां पे हैदराबाद और बेंगलुरु क्रम से पहले और दूसरे नंबर पे हैं, वहीं पुणे जो है 12वें और कोलकाता 16वें नंबर पे। तो इसके बीच में भी और शहर हैं, पहले पे हैदराबाद, दूसरे पे बेंगलुरु, 5वें पे चेन्नई, 6वें पे दिल्ली, 12वें पे पुणे और कोलकाता 16वें पे, मुंबई जो है 20वें पे है, ठीक है। तो ये हमारा है। और JLL ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि 130 शहरों की सूची में हैदराबाद विश्व का सबसे डायनामिक शहर है, ठीक है ना। हैदराबाद में GDP ग्रोथ, खुदरा बिक्री और हवाई यात्रियों की बढ़ोतरी जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर दुनिया भर में सबसे अधिक अंक मिले हैं। किस किस पे मिले हैं? खुदरा बिक्री, GDP ग्रोथ, हवाई यात्रियों की बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है ना। तो ये है हमारा। और देखिए नेक्स्ट हमारा है आपका वाइकोम सत्याग्रह मेमोरियल संग्रहालय, ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह मेमोरियल संग्रहालय। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 21 जनवरी 2020 को केरल राज्य के कोट्टयम जिले में, कहाँ पे? केरल राज्य के कोट्टयम जिले में नगर पालिका नगर में वाइकोम सत्याग्रह मेमोरियल संग्रहालय के जो है उद्घाटन किया गया है। और इस संग्रहालय का निर्माण वाइकोम संग्रहालय की ऐतिहासिक घटना के स्मरणोत्सव के लिए किया गया है। यहाँ पर गांधी जी के कांसे की एक मूर्ति निर्मित की गई है, ठीक है। तो गांधी जी के कांसे की एक मूर्ति भी यहीं पर निर्मित की गई है। अब देखिए वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 के बीच, कब? 1924-25 के बीच जो है मेनली ये जो है अनटचेबिलिटी के विरुद्ध जो चलाया गया था, ठीक है। इसमें शामिल होने के लिए गांधी जी भी 9 मार्च 1925 को वाइकोम पहुंचे थे। कब? 9 मार्च 1925। अब देखिए इधर नेक्स्ट हमारा है दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले शहरों में मलप्पुरम पहले स्थान पे है। तो मलप्पुरम जो है पहले स्थान पे है। देखिए 2020 जनवरी में आई द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जिसे कहते हैं EIU, इन्होंने जो है जारी किया है विश्व के सबसे तेज वृद्धि करने वाले शहरों की सूची, जिसमें केरल के मलप्पुरम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। केरल के मलप्पुरम में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये जो है विश्व के सबसे तेज वृद्धि करने वाले शहरों में से एक है। अन्य सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत के 2 अन्य जो है शहर हैं, जो है कोझिकोड जो 14वें स्थान पे और कोल्लम 11वें स्थान पे। याद रखिएगा मलप्पुरम पहले स्थान पे है, और इसके बाद कोझिकोड जो है 4थे स्थान पे है और कोल्लम जो है ये आपका 11वें स्थान पे है, ठीक है। मलप्पुरम ऐसे कुछ गोल्ड लोन वाला भी आता है ना, शायद वही स्टेट है, पता नहीं, वही जो है डिस्ट्रिक्ट है। देखिए वाधावन बंदरगाह की बात करें तो देखिए फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पे? महाराष्ट्र के दहानु में, कहाँ पे? महाराष्ट्र के दहानु में के पास वाधावन बंदरगाह कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। वाधावन बंदरगाह स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। देखिए जो वाधावन बंदरगाह होगा उसको लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत जो है विकसित किया जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक तथा जमीन के मुखिया के रूप में कार्य करता है। तो लैंडलॉर्ड वाला जो मॉडल होगा, लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल होगा, उसमें जो आपका बंदरगाह प्राधिकरण होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक लैंडलॉर्ड के रूप में काम करेगा। कौन करेगा? बंदरगाह प्राधिकरण, है ना, वो एक जो है मुखिया के रूप में काम करेगा, ठीक है, जमीन के मुखिया के रूप में काम करेगा, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह के संचालन, जो निजी कंपनियां होंगी, प्राइवेट कंपनीज होंगी, वो संचालन के लिए जो है काम करेंगे, जैसे कार्गो हैंडलिंग गतिविधियां, ये सब जो है देखेंगे वो। तो इस पोर्ट के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट JNPT जो है, उसके साथ जो है एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV का गठन किया जाएगा, जो परियोजना के 50% और उससे अधिक के बराबर इक्विटी भागीदारी उसकी होगी। अब नेक्स्ट हमारा हिडकल परियोजना, ठीक है, हिडकल परियोजना क्या है? तो देखिए जनवरी 2020 में कर्नाटक के बेलगावी जिले में, ठीक है, 2020 में कर्नाटक के बेलगावी जिले में घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना का शुभारंभ किया गया और यह परियोजना 1977 में बनकर तैयार हुई थी। तो हिडकल परियोजना कहाँ पे है? ये घाट प्रभा नदी पर है। हिडकल परियोजना कहाँ पे है? ये घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में बेलगावी जिले में है और ये परियोजना 1977 में बनकर तैयार हुई थी। इस बांध पर एक जलाशय का निर्माण करके इसे बहुउद्देशीय परियोजना में परिवर्तित किया गया है। तो इस बात पे क्या किया गया है? एक जलाशय का निर्माण किया गया, जलाशय का निर्माण करके इसे बहुउद्देशीय परियोजना में परिवर्तित किया गया है। और देखिए कर्नाटक में प्रवाहित होने वाली घाट प्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गैर मतलब है कि घाट प्रभा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अब देखिए अगर हम देखें घाट प्रभा की सहायक नदियां तो है हिरण्यकेशी और मार्कंडेय है, ठीक है, हिरण्यकेशी और मार्कंडेय है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे नदी है, दूसरी कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर के समीप होता है। इसका उद्गम कहाँ पे है? उद्गम जो है महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में, ठीक है, उद्गम जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के में महाबलेश्वर के समीप है, ठीक है, किसका? ये जो हमारा कृष्णा नदी है, ठीक है, ये नदी कृष्णा जो है महाराष्ट्र, कौन सी नदी? कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। अब कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी? कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखा गया है। 2 अक्टूबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया, ठीक है। तो किसने किया? 3 अक्टूबर 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। यह जो है टनल 3000 मीटर पर स्थापित किया गया है, 3000 मीटर पर स्थापित किया है। इसे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब देखिए इसके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इसमें जो है मिसप्रिंट है, पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं कौन सी 95th जो है जयंती पर 25 दिसंबर 2019 को उनकी स्मृति में रोहतांग टनल का नामकरण अटल टनल के रूप में करने की घोषणा की है। तो जो रोहतांग टनल था, अभी तक हम पढ़ते थे, सुनते थे, उसका नाम अब बदल गया है, अटल टनल रखा जाएगा, ठीक है ना। और ये टनल सुरंग लेह और मनाली क्षेत्रों को जोड़ती है, ठीक है। ये टनल जो है लेह और मनाली को जोड़ देगी, ठीक है। किसको? अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, लेह को मनाली से जोड़ देगी, ठीक है, लेह को मनाली से कनेक्ट कर देगी। नेक्स्ट हमारा है नानावती आयोग से प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नानावती आयोग आपको पता होगा गुजरात में जो दंगे हुए थे उसी से रिलेटेड है। इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।